The Minimalist Entrepreneur. How Great Founders Do More with Less. Book by Sahil Lavingia. Introduction. साहिल लेविंजिया पिंटरेस्ट के दूसरे नंबर के एम्प्लॉई थे, लेकिन शेयर मिलने से पहले ही उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। ये 2011 की बात है। साहिल को अपनी खुद की कंपनी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने एक वीकेंड में ही इसका प्रोटोटाइप यानी मॉडल बना लिया। गमरोड एक ऐसा टूल है जहां क्रिएटर्स यानी कुछ नया बनाने वाले अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये वेबसाइट सिंपल है। इसमें एक स्टोर की तरह कोई चमकमक नहीं है। साहिल ने सिर्फ उस लिंक पर फोकस किया है जहां कस्टमर्स पे कर सकते हैं। पहले दिन गमरोड पर 50,000 लोग आए थे। साहिल का अगला काम था इन्वेस्टर्स को खींचना। उस वक्त वो 19 साल के थे। उन्होंने एप्पल, अमेज़न और गूगल के शुरुआती इन्वेस्टर क्लीनर परकिंस, एंजलिस्ट के को-फाउंडर नवल रविकांत और पेपाल के को-फाउंडर मैक्स लेवचिन जैसे सिलिकॉन वैली के जाने माने वीसी से $8 मिलियन इकट्ठा किए थे। अब साहिल काम पर लग गए। उन्होंने अमेज़न, येल्प और स्ट्राइप के इंजीनियरों को हायर किया। उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाकर उसे लीड किया ताकि गमरोड कमाल का प्रोडक्ट बन सके। साहिल ने खुद को उस एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हुए इमेजिन कर लिया था जिसमें वॉरेन बफेट और बिल गेट जाते थे। लेकिन कुछ सालों में गमरोड ने $10 मिलियन का वेंचर कैपिटल खर्च कर दिया था। साहिल ने और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। 2015 में उन्होंने गमरोड के 75% एम्प्लॉईज को जॉब से निकाल दिया। उनकी कंपनी अभी भी चल तो रही थी, लेकिन साहिल बहुत परेशान थे। 2017 में वो अपने पसंदीदा ऑथर के राइटिंग क्लास को अटेंड करने के लिए प्रोवो, यूटा चले गए। साहिल वहीं से गमरोड को चलाते रहे। उन्होंने प्रोवो में दोस्त बनाए। लोगों को लगता था कि वो हमेशा यूनिकॉर्न्स के पीछे भागते थे, जो कि पागलपन था। साहिल को एहसास हुआ कि उनके पास पहले से ही एक प्रॉफिटेबल और टिकाऊ बिजनेस है। हजारों क्रिएटर्स गमरोड की मदद से पैसा कमा रहे हैं और अपने पैशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कंपनी एडवर्टाइजिंग या कंटेंट मार्केटिंग के बिना ही अपने क्रिएटर्स के लिए $40 मिलियन कमा रही है। और उन्हें क्या चाहिए? इसलिए 2019 में साहिल ने कंपनी को एक नया चेहरा दिया। ना वो वीसी के पास गए, ना कहीं से पैसे इकट्ठे किए और ना ही किसी बड़ी टीम को हायर किया। उन्होंने सिर्फ क्रिएटर्स को ज्यादा वैल्यू देने पर फोकस किया। 2020 में उन्होंने गमरोड के जरिए से कुल मिलाकर $140 मिलियन कमाए। तब से साहिल लाविंगिया एक मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर बन गए। जिन कंपनियों के सर पर वीसी का हाथ रहा है, उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है और साथ ही बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। वो मार्केट में नंबर 1 बनने की होड़ में लगे रहते हैं और किसी भी कीमत पर ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसलिए उनमें से ज्यादातर कंपनियां फेल हो जाती हैं। वीसी की मदद से चलने वाली कंपनियों में से सिर्फ 5% ही ऐसी हैं जो सक्सेसफुल होकर अपने इन्वेस्टर्स के उनकी कंपनी में पैसा लगाने के डिसीजन को सही साबित कर पाती हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि खुश, लॉयल और सैटिस्फाइड कस्टमर्स के जरिए एक प्रॉफिटेबल और टिकाऊ बिजनेस कैसे बनाया जाए। इससे आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना जरूर कमाएंगे। इसके साथ ही आप समझदारी से पैसा खर्च करना और इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग करना भी सीखेंगे। हो सकता है कि आपकी कहानी न्यूज़पेपर और हॉलीवुड के बायोपिक्स में फीचर ना करे, लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आप कई लोगों की लाइफ को बेहतर भी बना पाएंगे। आपको जो पसंद है उसे करने और दूसरों की मदद करने से आप सैटिस्फाइड भी महसूस करेंगे। अगर आप लंबे वक्त तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस समरी के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट विद कम्युनिटी। मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपनी कम्युनिटी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सोल ऑरवेल ने 2009 में आवर फिटनेस के सबरेडिट यानी सबक कम्युनिटी को ज्वाइन किया क्योंकि वो काफी मोटे और दुखी थे। वो हेल्थ के बारे में किताबें पढ़ते थे और उनकी समरी को सबरेडिट पर पोस्ट करते थे। सोल दूसरे रेडिटर्स के सवालों का जवाब भी देते थे और अपने वजन घटाने के सफर के बारे में उनके साथ शेयर करते थे।
उन्होंने कुछ सालों में 60 पाउंड वजन कम किया था और उनकी मदद करने के लिए सोल ने यार फिटनेस का शुक्रिया अदा किया। सबरेडिट की मदद से उनकी मुलाकात एक कमाल के शख्स से हुई जो सबरेडिट के एक मॉडरेटर कर्टिस फ्रैंक थे। जल्द ही सोल भी आ फिटनेस के मॉडरेटर बन गए। उन्होंने और फ्रैंक ने कुछ प्रॉब्लम्स को नोटिस किया। सबसे पहले उनके पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में ऐसी जानकारी थी जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। दूसरा, रेडिटस उनके बारे में वही सवाल बार बार पूछ रहे थे। 2011 में सोल और कर्टिस ने Examine.com लॉन्च किया, जहां लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में अनबायस्ड रिसर्च पढ़ सकते हैं। वहां वो कुछ बेचते नहीं थे, बस फिटनेस सबरेडिट पर अपनी साइट के लिंक को पोस्ट करते थे। सोल और कर्टिस 5 साल से इस कम्युनिटी का हिस्सा थे। यूजर्स के दिए गए अपवोट और पॉजिटिव कमेंट्स की बदौलत उन्होंने 1 लाख कर्म कमा लिए थे। 2013 में सोल और कर्टिस ने Examine.com से कमाई करने के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने रेडिटस से पूछा कि उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इसका सबसे कॉमन जवाब था कि काश आपके पास सभी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की एक लिस्ट होती, ताकि अगर हम देखना चाहते कि इनमें से कौन सा ब्लड प्रेशर पर असर डालता है तो हम उसे आसानी से ढूंढ पाते। इसलिए सोल और कर्टिस ने अपना पहला प्रोडक्ट रिसर्च डाइजेस्ट रिलीज किया, जो सप्लीमेंट्स की एक कंप्लीट गाइड है। ऑनलाइन फिटनेस कम्युनिटी में लोगों को उन पर पहले से ही भरोसा था, इसलिए 100 से ज़्यादा फिटनेस प्रोफेशनल्स ने उनके प्रोडक्ट के लिंक को शेयर किया। पहले दिन ही रिसर्च डाइजेस्ट की 800 कॉपी बिक गई। लॉन्च के खत्म होने तक उनकी सभी 3000 कॉपी बिक चुकी थीं। अब सोल हेल्दी, खुश और अमीर हैं। Examine.com अभी भी फिटनेस प्रोफेशनल्स और उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद सोर्स है जो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस वेबसाइट पर हर रोज़ 70,000 विजिटर्स आते हैं और इसकी साल में लाखों की कमाई होती है। रिसर्च डाइजेस्ट के अलावा ये बिजनेस अब किसी भी क्रोनिक यानी गंभीर या पुरानी बीमारी, मेंटल हेल्थ और लंबी उम्र पर सप्लीमेंट्स के होने वाले असर पर कई गाइड और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज भी देती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सोल ने और फिटनेस सबरेडिट पर एक एक्टिव यूज़र के तौर पर शुरुआत की थी। कुछ सालों में उन्होंने कम्युनिटी में अपनी अच्छी खासी रेप्यूटेशन बना ली थी। इस चैप्टर में आप अपनी कम्युनिटी को ढूंढना और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना सीखेंगे जिन्हें आप अपने मिनिमलिस्ट बिजनेस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी के लोगों को जानना और उनकी मदद करना इसका सबसे की पॉइंट है। कम्युनिटी उसे कहते हैं जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और मज़े करते हैं। कई स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं होती। आप ऐसे ही किसी भी कम्युनिटी को नहीं चुन सकते। ये एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसके लिए आप पैशनेट हों। आपका बिजनेस कम्युनिटी में आपके रियल रिलेशनशिप और अपनी तरह के लोगों की सेवा करने की आपकी इच्छा से आएगा। लोग लाइफ में अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनका कॉमन इंटरेस्ट या पैशन एक जैसा हो सकता है। तो आप अपनी कम्युनिटी को कैसे ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। मैं अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन वक्त कहाँ बिताता हूँ? किन सिचुएशंस में मुझे है कि मैं असल में जैसा हूँ बिल्कुल वैसा ही रहता हूँ, यानी बिल्कुल रियल रहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट जिन लोगों से मिलता जुलता है वो किस तरह के लोग हैं? आप इस बारे में सोचने के लिए 1 घंटे का समय ले सकते हैं और इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। आजकल सभी हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट कम्युनिटी और ट्विटर हैशटैग्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पेस्ट्री बनाना पसंद है तो आप उससे रिलेटेड कई ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास और फोरम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे भी इवेंट्स और वर्कशॉप्स हैं जिनमें आप खुद ऑफलाइन जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। आइए एक मैजिकल सीक्रेट जानते हैं। आपको एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनना होगा। ऑनलाइन आने वाले 90% लोग छुपे हुए रहते हैं। वो बिना नाम के सिर्फ कंटेंट को ब्राउज करते रहते हैं। वो किसी कंटेंट को लाइक, पोस्ट या उस पर कमेंट नहीं करते। ऐसे सिर्फ 9% ही लोग हैं जो कंट्रीब्यूटर्स हैं और सिर्फ 1% ही क्रिएटर्स या हेवी कंट्रीब्यूटर्स हैं। जैसे आरएस क्रेडिट सबरेडिट पर हर रोज 1.5 मिलियन विजिटर्स आते हैं।
लेकिन एवरेज में सिर्फ 1,10,000 लोग ही वहां कमेंट करते हैं और सिर्फ 2,600 लोग ही जवाब देते हैं। अगर आप भी छुपे हुए लोगों में से हैं तो अब आपको बदलना होगा और कंट्रीब्यूट करना शुरू करना होगा। आगे आकर दिखाइए कि आप क्या काम कर रहे हैं और जो आपने सीखा है उसे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके वैल्यू ऐड कीजिए। अगर आप अक्सर पोस्ट और कमेंट करते रहेंगे और अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे तो लोग आपका यूजरनेम याद रखेंगे। आखिर में आपके फॉलोअर्स बनने लगेंगे और आप में भी कुछ क्रिएट करने का कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जैसे सोल ऑरवेल अपनी फिटनेस जर्नी, डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन शेयर किया करते थे। वो फिटनेस की बुक्स से सीखे गए आइडियाज भी पोस्ट करते थे। सोल दूसरे रेडिटर्स के सवालों के जवाब देते थे और जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे। कभी-कभी लोग उनसे ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब ढूंढने के लिए वो स्टडी भी करते थे। सोल ऐसा हर रोज करते थे और तक जाकर धीरे धीरे रेडिटर्स उन्हें जानने लगे और उन पर भरोसा करने लगे। अपने स्किल्स को डेवलप करने और कम्युनिटी के साथ जुड़ने में वक्त और एफर्ट लगता है, लेकिन आपको लगातार सीखने, कंट्रीब्यूट करने और दूसरों की मदद करने की जरूरत होगी। बिजनेस खड़ा करने के लिए सही कम्युनिटी वो होता है जहां आप लॉन्ग टर्म वैल्यू बना सकते हैं, अपनी यूनिक पहचान ढूंढ सकते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपका गोल दुनिया को बदलना नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी की दुनिया को बदलना है। आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पैसा देने को तैयार हों और आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। आप अपनी कम्युनिटी के लिए 4 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहला है प्लेस यूटिलिटी यानी किसी भी चीज को एक्सेसिबल बनाना। दूसरा है फॉर्म यूटिलिटी यानी किसी चीज को बदलकर उसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाना। तीसरा है टाइम यूटिलिटी यानी किसी चीज को तेजी से बनाना। चौथा है पोजेशन यूटिलिटी यानी मिडिलमैन यानी बिचौलिए को हटाना। जैसे तकट एक ऐसा ऐप है जो बार्बर, बाल काटने वाला और कस्टमर्स को कनेक्ट करता है। इससे बार्बर को ढूंढना, बुक करना और उन्हें पे करना आसान और तेज हो जाता है। इसके फाउंडर कुश पटेल और ओबी ओमिल को ये आइडिया तब आया जब उन्हें अपने मनपसंद बार्बर का अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। डकट ऐप के जरिए क्लाइंट्स को लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ता है। बार्बर उन्हें सीधे पोजेशन यूटिलिटी ढूंढ सकते हैं, उनके साथ इफेक्टिव तरीके से बात कर सकते हैं, टाइम यूटिलिटी और ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। जिन मेंटर्स और कलीग्स पर आप भरोसा करते हैं वो आपको मुश्किलों से निकलने में मदद कर सकते हैं। आपको लगातार आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। जब आपको सही कम्युनिटी और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम मिल जाए तो आगे बढ़ते रहिए। बिल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि मदद करने के लिए सही कम्युनिटी कैसे ढूंढे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कम से कम चीजों को कैसे बनाया जाए। कस्टमर्स को सर्व करने के लिए आपको पैसा, एम्प्लॉइज, कोड्स या सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ये सभी फैक्टर्स आपके लिए बाद में जरूरी हो सकते हैं। लोगों की प्रॉब्लम को इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना सबसे जरूरी है। इसके लिए आपके प्रोसेस का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। अभी चीजों को मैन्युअली करना भी ठीक है। बस शुरुआत करना जरूरी है। पैसे या सॉफ्टवेयर की कमी के बारे में चिंता करना बंद करें। अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करें। आप अपनी कम्युनिटी की मदद करते आए हैं, लेकिन आपको इसे सिस्टमेटिक तरीके से बार बार करना चाहिए ताकि आप गलतियों और कस्टमर्स के फीडबैक से सीखकर कुछ बेहतर कर सकें। आपको अपने प्रोसेस का लिखकर एक MVP बनाना होगा, जिसका मतलब है मैनुअल वैल्यूएबल प्रोसेस। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो बताता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। प्रोसेसाइज करने का मतलब है सभी टास्क को एक प्रोसेस में बदलना। इसका मतलब है कि जो सच में काम करता है उसे सीखना और रिपीट करना। आपको कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से लेकर उससे पैसा लेने तक के प्रोसेस से गुजरना होगा। जब तक आप प्रोसेसाइज नहीं करते हैं तब तक आप नहीं सीख पाएंगे कि क्या काम करता है क्या नहीं,
क्योंकि कस्टमर जो सच में चाहते हैं और वो जो कहते हैं कि उन्हें चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होता है। इस प्रोसेस के दौरान आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है जिसे आपको इम्प्रूव करना है। आइए Encroll.com की कहानी से सीखते हैं कि कोई चीज़ कम से कम कैसे बनाया जाए। इसके फाउंडर प्लिनी एरेमिक फिल्म इंडस्ट्री में एक पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे फिल्म बनाने वालों को फिल्म के आखिर में एंड क्रेडिट क्रिएट करने में मुश्किल आती है, क्योंकि फिल्म बनाने में मदद करने वाले लोग और कंपनियों की लिस्ट बदलती रहती थी। प्लिनी और उनके कोफाउंडर एलन ग्रो ने सोचा कि वो इस सिरदर्द वाले प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लिनी और एलन ने इसकी शुरुआत सॉफ्टवेयर बनाने से नहीं की। सबसे पहले उन्होंने क्लाइंट्स को उनके एंड क्रेडिट के लिए कुछ खास स्पेसिफिकेशन के साथ एक गूगल शीट दी। क्लाइंट स्प्रेडशीट में जितना चाहें उतना एडिट कर सकते थे। ये काम पूरा होने पर वो ईमेल के जरिए इसका वीडियो आउटपुट मांगते थे। फिर प्लिनी और एलन क्लाइंट के गूगल शीट को CSV में एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद वो फाइल को मैन्युअल तरीके से ड्रॉपबॉक्स पर अपलोड करते थे। आखिर में वो क्लाइंट को ड्रॉपबॉक्स का लिंक ईमेल करते थे। इसका फायदा ये है कि क्लाइंट अपनी लिस्ट को जितना चाहें उतना बदल कर सकते हैं, क्योंकि प्लिनी और एलन सिर्फ एंड प्रोडक्ट के लिए पैसा चार्ज करते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे प्लिनी और एलन ने कोड नहीं बनाए या उन्हें शुरुआत करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा मिला और उन्होंने प्रोसेस पर फोकस किया। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीलांस जॉब भी कर सकते हैं या इसे अभी के लिए साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। आप डिजिटल कंटेंट, फिजिकल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS भी बेच सकते हैं या क्रेगलिस्ट की तरह लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रेगलिस्ट उसके फाउंडर क्रेग न्यूमार्क के दोस्तों के बीच बस एक ईमेल लिस्ट की तरह शुरू हुआ था? वो उन्हें सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में होने इवेंट्स के बारे में बताते थे। आखिर में शायद आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, लेकिन अभी एक से ही शुरुआत कीजिए। आपको अपने बिजनेस आइडिया के बारे में सब कुछ जानने या कुछ पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। बस शुरू करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपने SaaS चुना। आपने एक आइडिया पर फोकस किया और देखा कि जिन मौजूदा टूल्स की आपको ज़रूरत है वो सभी बेकार हैं। आप शायद आगे बढ़कर एक नया टूल बनाने का फैसला भी कर सकते हैं। भले ही आप गलतियां भी करें, लेकिन कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। एक प्रॉफिटेबल और टिकाऊ बिजनेस बनाने में वक्त लगता है, क्योंकि आप हर स्टेप पर सीखते हैं और इम्प्रूव करते जाते हैं। आपको अपने हाइपोथेसिस यानी सोच को असली कस्टमर्स के साथ टेस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से आप ये जान पाएंगे कि वो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं या नहीं। जैसे प्लिनी और एलन की हाइपोथेसिस थी, अगर क्लाइंट को अपना एंड क्रेडिट जल्दी बनवाना है तो वो कई बार करेक्शन करने के बावजूद भी एक फिक्स्ड फीस देने के लिए तैयार होंगे। इसलिए आपको एक प्रोसेस डेवलप करना होगा, फिर उसे बेहतर बनाना होगा, उसके बाद ये ध्यान भी रखना होगा कि वो अच्छे से काम करे और आखिर में फिर उसे ऑटोमेटिक बनाना होगा। अगर साहिल का एक्सीडेंट भी हो जाए तो गमरोड उनके बिना भी आराम से काम करता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसेस को एक प्रोडक्ट में बदल दिया था। इस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्टाइजिंग कहा जाता है। प्रोसेसिंग में आप एक मैन्युअल वैल्यूएबल प्रोसेस बनाकर एक सिस्टम बनाते हैं। प्रोडक्टाइजिंग में आप प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाते हैं ताकि कस्टमर्स आपकी दखलंदाजी के बिना ही उसे ज्वाइन कर सकें, उसे यूज कर सकें और उसके लिए पे कर सकें। आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है बिजनेस का नाम। बिजनेस के ऐसे नाम बेहतर होते हैं जिसमें किसी बनाए हुए वर्ड के बजाय 2 जुड़े हुए वर्ड्स हों, जैसे फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स और गमरोड। लोग उन्हें आसानी से याद रखने के साथ साथ उनकी स्पेलिंग भी याद रख पाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जाने पहचाने हैं। दूसरा, आपको एक वेबसाइट और एक ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। एक डोमेन का साल भर का खर्च $10 है। आपको इसे गमरोड, कार्ड या विक्स जैसी वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना होगा। इसका महीने का खर्च $10 है। इसके बाद उस डोमेन का इस्तेमाल करके अपना ईमेल एड्रेस बनाइए,
जैसे SAHELGUMROADDOT.com। तीसरा, आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। पर्सनल और बिजनेस अकाउंट बनाइए। आप अपने पर्सनल अकाउंट में जो पोस्ट करते हैं वो आपके बिजनेस अकाउंट से अलग होना चाहिए। हम इस पर बाद में और बात करेंगे। आखिर में, आपको कस्टमर्स के लिए पे करने का सिस्टम आसान बनाना होगा। इसके लिए आप भारत पे या पेटीएम अकाउंट सेट कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद आप कस्टमर्स को वैल्यू देना शुरू कर सकते हैं। यहाँ उस प्रोडक्ट को चुनने के बारे में एक गाइड दी गई है जिस पर सबसे पहले फोकस किया जाना चाहिए। खुद से पूछें, क्या मैं इसे कम से कम दिनों में डिलीवर कर सकता हूँ? क्या इससे लोगों की लाइफ थोड़ी बेहतर होगी? क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार होंगे? क्या इसके लिए मुझे तुरंत फीडबैक मिल सकता है? आपको अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने और सच में कुछ वैल्यूएबल बनाने के लिए फीडबैक की ज़रूरत होगी। आपके प्रोडक्ट का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस वो काम का होना चाहिए। जब तक वो काम का है तब तक लोगों को और किसी बात की परवाह नहीं होती है। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको इसके लिए पैसा मिलना शुरू हो जाए। आप गलतियां करेंगे लेकिन कोई बात नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपना बिजनेस शुरू किया है। आपने इंतज़ार करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। याद रखिए, जितना हो सके उतनी कम चीज़ें बनाएं। आपको कोड या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। गमरोड, मेकअपैड.co, गूगल फॉर्म्स और मेलचिम्प जैसे कई ऑनलाइन टूल्स हैं जो आपके बिजनेस के कामों को प्रोसेसेस और प्रोडक्टाइज करने में आपकी मदद करेंगे। वो आपको पैसे बचाने और प्रॉफिटेबल बनने में भी मदद करेंगे। सेल टू योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स। पिछले चैप्टर में आपने मैनुअल प्रोसेस बनाने और उसे ऑटोमेटिक करने के बारे में सीखा। आपने उन इम्पोर्टेंट फंक्शन या काम के बारे में जाना जिसकी ज़रूरत बिजनेस की शुरुआत करने के लिए होती है। जैसे ही आपको अपने पहले कस्टमर से पैसा मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब हम आपके पहले 100 कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगला लॉजिकल स्टेप एक ग्रैंड लॉन्च करना है। हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली को ऐसे इवेंट्स बहुत पसंद हैं। जैसे ईबे के फॉर्मर सीईओ मेग व्हिटमैन और ड्रीमवर्क्स के को-फाउंडर जेफरी कैटजेनबर्ग द्वारा बनाया गया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्विबी को ही ले लीजिए। क्विबी ने इन्वेस्टर्स से $1.8 मिलियन इकट्ठे किए। इसके एड सुपर बोल के दौरान दिखाए जाते थे और कई जानी-मानी हस्तियों के साथ इसकी एक लॉन्च पार्टी का प्लान भी बनाया गया था। कंपनी ने सोचा था कि लोग उनके प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन क्विबी बुरी तरह फ्लॉप रहा। पहले दिन इसे सिर्फ 3 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, जबकि डिज्नी प्लस को 40 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। 6 महीने बाद ये कंपनी बंद हो गई और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दिया गया। कोविड-19 महामारी की वजह से इसकी ग्रैंड लॉन्च पार्टी भी कभी नहीं हुई। बिजनेस शुरू करना किसी पार्टी में जाने जैसा नहीं है। ऐसे भी कई दिन होंगे जब मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों में आप ऐसी छोटी-छोटी जीत भी हासिल करेंगे जो आपको संतुष्टि का एहसास देंगी क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं और हार नहीं मान रहे। रिपीट कस्टमर मिलने का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट मार्केट के लिए सही प्रोडक्ट मिल गया है। लॉन्च प्लान करने के बजाय सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप अपने पहले 100 कस्टमर्स को भले ही धीरे-धीरे लेकिन प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करें। वायरल सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये एक गलतफहमी है। लोग प्रॉब्लम का सामना करने के बीते हुए वक्त पर ध्यान नहीं देते हैं। अब लास्ट में एक लॉन्च रख सकते हैं, लेकिन ये आपका अपने पहले 100 कस्टमर्स को शुक्रिया कहने का एक तरीका होगा। ये जश्न मनाने का वक्त है क्योंकि आपको प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी और लॉयल कस्टमर्स मिले हैं। लेकिन तब तक आपको बहुत से काम करने हैं और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय करेंगे? हो सकता है कि आपको अपना प्रोडक्ट मुफ्त में देने या अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से कम कीमत पर बेचने का मन करे, लेकिन लोग आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा देने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर आप इसे मुफ्त में दे रहे हैं तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका प्राइस कॉस्ट बेस्ड या वैल्यू बेस्ड हो सकता है। कॉस्ट बेस्ड का मतलब है टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन। जैसे
अपने टाइम और इस्तेमाल किए गए रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करें और उसमें 20% मार्जिन ऐड करें। दूसरी तरफ वैल्यू बेस्ड प्राइस आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को मिलने वाले वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे नेटफ्लिक्स में मल्टी स्क्रीन फीचर है। ऐसे फीचर को देने में इंजीनियरिंग कॉस्ट के अलावा उन्हें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन नेटफ्लिक्स ज्यादा स्क्रीन के लिए ज्यादा प्राइस डिमांड करता है। आखिर में आपका गोल बेसिक, प्रीमियम और बिजनेस जैसे अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस रखना होना चाहिए। आप ऐसा तब कर सकते हैं जब आप इसे इम्प्रूव करके बेहतर वैल्यू दे पाएं। एक बार जब आप प्राइस के बारे में सोच लेते हैं तो आप और ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट बेचना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले अपनी फैमिली और दोस्तों को बताना। आपने अभी इसकी शुरुआत की है और कोई नहीं जानता कि आपका कोई बिजनेस भी है। लेकिन आपकी फैमिली और दोस्त आपको सपोर्ट और मदद करने के लिए तैयार होंगे। वो आपके पहले कस्टमर होंगे। वो आपको फीडबैक देंगे और आपके बिजनेस के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी फैमिली और दोस्तों को वो सच में पसंद आए। अगला स्टेप है इसे अपनी कम्युनिटी में बेचना। अब बिजनेस आपके बारे में कम और आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा होगा। छोटे, मीडियम और बड़े सर्कल के बारे में सोचिए। बीच वाला सबसे छोटा सर्कल आपकी फैमिली और दोस्त को दिखाता है। इसके बाहर का मीडियम सर्कल आपकी कम्युनिटी है। सबसे बाहर का बड़ा सर्कल बाकी सभी लोगों को दिखाता है जिन्हें आप नहीं जानते। इस डायग्राम का मतलब है कि आप आपकी सबसे ज्यादा परवाह करने वाले लोगों से शुरुआत करके उन लोगों की तरफ जाते हैं जो आपकी सबसे कम परवाह करते हैं। अगर आप एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं तब भी अपनी कम्युनिटी का ध्यान खींचना इतना आसान नहीं होगा। इंसानों को अपनी तरफ खींचने की जरूरत होती है। हमें कोई भी काम करने के लिए एक बाहरी ताकत की जरूरत होती है। इसलिए आपको खुद लोगों तक पहुंचना होगा। उन माइक्रो यानी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढिए जिन्होंने ऐसे ही बिजनेस के बारे में कुछ लिखा हो। उनसे पर्सनली जाकर मिलिए। उन्हें मुफ्त में खाना खिलाइए और अपना प्रोडक्ट दिखाइए। उनसे फीडबैक मांगिए। उनसे अपने बारे में पोस्ट करने, रिव्यू करने या आपको उनके दोस्तों को रेफर करने के लिए मत कहिए। आपका गोल है अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, इसलिए बस उनका सच्चा फीडबैक मांगिए। उन्हें कुछ बेचिए मत। बस उन्हें अपने बिजनेस की जर्नी और उससे मिले हुए लेसन्स के बारे में बताइए। हमेशा काइंड और फ्रेंडली रहिए। रिलेशनशिप्स बनाइए और बिना किसी को जाने ऐसे ही रैंडमली कॉल करने से मत डरिए। इसे कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। आपको जितने ज्यादा रिजेक्शन मिलेंगे आप उतने ही मजबूत बनेंगे। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपनी कम्युनिटी के लोगों को कोल्ड ईमेल और मैसेज भेजें। जल्द ही आप रिजेक्शन को पर्सनली या दिल पर ना लेना सीख जाएंगे। कभी भी कुछ कॉपी पेस्ट मत कीजिए। जिस इंसान को आप कोल्ड कॉल कर रहे हैं उसके लिए इसे स्पेशल बनाइए। धीरे धीरे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। आपकी ग्रोथ का 99% हिस्सा मैन्युअल सेल्स से आता है। जैसे ही आप अपने पहले 100 कस्टमर्स से प्रॉफिट कमा लेंगे, इसके बाद आप एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और एड्स कर सकते हैं। वीसी से पैसा इकट्ठा करने का मतलब है किसी भी कीमत पर ग्रो करते रहना। आगे बढ़ने के लिए आप एड, आरडी, हायरिंग जैसी चीजों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। दूसरी तरफ एक मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है किसी भी कीमत पर प्रॉफिट कमाना। इसमें आप एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जिसे आपके कस्टमर पसंद करते हैं और जिसके बारे में दूसरों को बताते हैं। इसमें आप कंपनी चलाने और अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए काफी पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपके 2000 कस्टमर्स हैं जो महीने का $39 देते हैं। ये साल का $1 मिलियन हुआ। आपको किसी भी चीज को रोकने, कंपटीशन को जीतने या मार्केट का राजा बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हर रोज एक नया कस्टमर जोड़ सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कंपनी की कीमत कब $1 मिलियन हो जाएगी। क्या ये काफी नहीं है? मार्केट बाय बीइंग यू। सेल्स का मतलब है अपने पहले 100 कस्टमर्स को एक एक करके अपना प्रोडक्ट बेचना।
ये आउटबाउंड है, यानी ये बाहर की चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ मार्केटिंग इनबाउंड होता है, यानी ये अंदर की चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसमें आप एक साथ हज़ारों नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मार्केटिंग को एडवर्टाइजिंग ना समझें। ऐड के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन मार्केटिंग आप मुफ्त में कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम इसी पर फोकस करेंगे। इसके लिए आप सोशल मीडिया और ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पैसा नहीं, सिर्फ वक्त खर्च करते हैं। सेलिंग के प्रोसेस में आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हुए लोगों को एक एक करके राजी करते हैं। मार्केटिंग में आप लोगों को उनकी सोच से कुछ अलग करने के लिए मनाते हैं ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। मार्केटिंग ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लोग अपने डेली लाइफ में ही बिजी रहते हैं। ऐसा करने का सीक्रेट ये है कि आप उन्हें अपना फैन बना दें। आइए मिनिमलिस्ट मार्केटिंग फंड के बारे में बात करें। शुरुआत में लोगों को पता नहीं होता कि आप कौन हैं या आपका प्रोडक्ट क्या है। लेकिन एक दिन वो आपके प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर फीड में देखेंगे। उन्हें वो पसंद आ सकता है और वो कई बार उससे जुड़ सकते हैं। फिर वो आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे और आपको फॉलो करेंगे। आपके सभी फॉलोअर्स आपके कस्टमर नहीं बनेंगे और इस बात पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा पैशनेट होंगे वो साइन अप भी करेंगे और आपके प्रोडक्ट के बारे में भी सोचेंगे। वो इसके प्राइस, फंक्शन, डिज़ाइन जैसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे और एक दिन उसे खरीदेंगे। इस प्रोसेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। रिलेशनशिप बनाने में वक्त और एफर्ट लगता है। अगर सीधा सीधा कहें तो मिनिमलिस्ट मार्केटिंग फन इस तरह होता है: एंगेज, फॉलो, रिसर्च, सोचना और फिर खरीदना। उम्मीद है लोग फिर से आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। आइए फनल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फनल में सबसे ऊपर सोशल मीडिया और एसईओ होता है। इसमें आपको लोगों को एजुकेट, इंस्पायर और एंटरटेन करना होगा। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाएं। आपका पर्सनल और बिजनेस अकाउंट अलग अलग होना चाहिए। जैसे अपने पर्सनल अकाउंट में साहिल का गोल है लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इंस्पायर करना। दूसरी तरफ गमरोड का गोल है लोगों को क्रिएटर बनने के लिए इंस्पायर करना। लोगों को आपकी कंपनी और उसकी सक्सेस से मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें आपकी और आपकी जर्नी में दिलचस्पी होती है। स्टेटस को अपडेट करना ठीक है, लेकिन इससे आपके ऑडियंस नहीं बढ़ेंगे। आपका गोल ज़्यादा लोगों तक पहुंचना और उन्हें बेस्ट वैल्यू देना होना चाहिए। उन्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने लंच में क्या खाया है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन अपने वैल्यूज़ के हिसाब से काम कीजिए। अपने सीखे हुए सभी लेसन्स और बातों को शेयर कीजिए। बेहतरीन आइडिया भी मुफ्त में दीजिए। लोगों को आपके प्रोडक्ट के नए फीचर या आपने हाल के केस स्टडी के बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो खुश रहना, अच्छा खाना, हेल्दी रहना, स्मार्ट बनना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, अपनों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं और एंटरटेन होना चाहते हैं। आपको उनके गोल्स को हासिल करने में उनकी मदद करनी चाहिए। अपने बिजनेस के प्रोग्रेस के बारे में शेयर कीजिए। सोशल मीडिया की सबसे कमाल की बात यह है कि इससे तुरंत फीडबैक मिलता है। आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑडियंस को कैसा कंटेंट पसंद है या कैसा नहीं। अपने ऑडियंस को बढ़ाने के लिए 3 लेवल का कंटेंट है: एजुकेट, इंस्पायर और एंटरटेन। पहला लेवल है एजुकेट करना। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर तरीके से जीने और पैसा कमाने के लिए करते हैं। आप उन्हें मुफ्त में रोज पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मांगना है। इससे पहले आपने ऐसा अपनी कम्युनिटी में किया था। अब आप इसे ज़्यादा लोगों के साथ करेंगे। कंटेंट शेयर करने के लिए हर रोज़ वक्त निकालिए। आपके वीडियो या इमेज का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप शुरुआत करें और इसे कंटिन्यू रखें। दूसरा लेवल है इंस्पायर करना। आप ऐसा अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कुछ नई सीखने वाली चीज़ को लाइफ से जोड़कर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बात को समझ सकें। आप अपने प्रोजेक्ट में अपनी प्रोग्रेस को इस तरह भी दिखा सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आज आप कहाँ हैं।
अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और इस बारे में ईमानदार रहिए। आपका संघर्ष और सक्सेस लोगों को इंस्पायर करेगा। तीसरा लेवल है एंटरटेन करना। आप सोचते होंगे कि आप एक हंसमुख इंसान नहीं हैं, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहकर अपने फॉलोअर्स को एजुकेट और इंस्पायर करके उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं। एक जोक एक पैटर्न और एक पंच लाइन से बना होता है जो उस पैटर्न को तोड़ता है। जैसे साहिल ने एक बार ट्वीट किया था, एंटरप्रेन्योर होने का मतलब है हर हफ्ते 60 घंटे काम करना, इसलिए आपको हर हफ्ते 40 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट मिनिमलिस्ट मार्केटिंग फन में सबसे ऊपर है। अब आपको अपने फॉलोअर्स को कस्टमर्स में बदलना होगा। आइए फन के मिडिल यानी बीच के हिस्से में चलते हैं। सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि ये ऐप्स आसानी से अपना एल्गोरिदम बदल सकते हैं, आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं या आपसे पैसा मांग सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके पास ईमेल की एक लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी कंपनियां या दूसरे एल्गोरिदम आपकी ईमेल लिस्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं। सोशल मीडिया एक अपार्टमेंट किराए पर लेने जैसा है, जबकि एक ईमेल लिस्ट एक घर का ओनर बनने जैसा है। आपको अपने ईमेल से भी लोगों को एजुकेट, इंस्पायर और एंटरटेन करना होगा। आप अपने फॉलोअर्स के ईमेल एड्रेस इकट्ठा करने के लिए कन्वर्टकिट या मेलचिम्प जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ईमेल लिस्ट ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक वीडियो, मिनी ई-बुक या शॉर्ट PDF गाइड रिवॉर्ड के तौर पर दें। दूसरा तरीका है एक वायरल पोस्ट। आप कमेंट्स में एक लिंक डाल सकते हैं ताकि लोग आपके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर सकें। आप एक ब्लॉग पोस्ट भी बना सकते हैं और नीचे एक लिंक दे सकते हैं जहां रीडर्स ज्यादा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी ऑडियंस आपसे जब भी कुछ खरीदती है उससे पहले और उसके बाद में उन्हें ईमेल भेजें। जैसे हर सैटरडे रात को उन्हें ईमेल भेजने का शेड्यूल बनाइए। ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह के कंटेंट को ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और जवाब मिलते हैं और वैसा कंटेंट और ज्यादा बनाइए। आप उन कंपनियों से काफी इम्प्रेस हो जाते होंगे जिन्होंने $1 मिलियन पैसा इकट्ठा किया है या जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की है। लेकिन उन कंपनियों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ अमीर लोगों ने उन्हें पैसा दिया है। वो शायद कस्टमर्स को पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट देने का वादा करते हैं जो शायद कभी नहीं बनेगा। आप किसी भी तरह के एडवर्टाइजिंग की बात कर लीजिए, वो हमेशा महंगा और कम असरदार होता है। अपनी कहानी और लेसन्स शेयर करने के लिए सोशल मीडिया और ईमेल का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर तरीका है। ऐसा करने से आपको ज्यादा फैंस मिलेंगे और इसके बाद वो ऐसे कस्टमर्स में बदल जाएंगे जो आपके बारे में और लोगों को बताएंगे। मिनिमलिस्ट मार्केटिंग फन में सबसे नीचे सेल्स है। जब फनल का टॉप और मिडिल पार्ट सही होगा तो ये सेल्स भी आसानी से होने लगेगा। ग्रो योर सेल्फ एंड योर बिजनेस माइंडफुली। इस पॉइंट पर आप प्रॉफिटेबल बन गए हैं और आपके पास कस्टमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस है और आप अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल जिंदगी अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस इस पॉइंट पर सफर खत्म होता है और अब बीच पर रिलैक्स करने का वक्त है। लेकिन दुनिया हमेशा बदलती रहती है मेरे दोस्त, आपको भी इसके साथ बदलना होगा। आपको सोच समझकर आगे बढ़ते रहना होगा ताकि आपका बिजनेस फेल न हो। इस चैप्टर में हम एंटरप्रेन्योर्स की आम गलतियों के बारे में बात करेंगे। ये खुद की गई ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचा जा सकता है। ऐसे फाउंडर्स अपने खर्चा कमाई को मॉनिटर नहीं करते क्योंकि जब चीजें खराब हो जाती हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए इन्वेस्टर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन एक मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको सावधान रहना होगा क्योंकि कोई भी आपको आपकी गलतियों से होने वाले नतीजे से नहीं बचाएगा। आपके मार्केटिंग फंड से आपका रेवेन्यू आता है। अब आपको अपने वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट पर ध्यान देना होगा। वेरिएबल कॉस्ट में वेब होस्टिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग फीस और फ्रॉड प्रिवेंशन जैसी चीजें शामिल हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में रेंट, यूटिलिटीज और एम्प्लॉयीज की सैलरी आती हैं। इन्हें कम करने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले खुद को सबसे कम पैसा दें। शुरुआत में
आप अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपको अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक ये प्रॉफिटेबल ना बन जाए। इसलिए आपको अभी अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और साइड बिजनेस की तरह इसे शुरू करना चाहिए। बाद में आप अपनी जिंदगी के खर्चों को पूरा करने के लिए खुद को ज्यादा पैसे दे सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपका गोल है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करना। खुद के पास इतना पैसा रखिए कि आप ऐसा बिना रुके करते रहें। जैसे 2015 गमरोड के लिए एक मुश्किल वक्त था। साहिल ने तब कुछ वक्त के लिए खुद को पैसा देना बंद कर दिया था। लेकिन अब देखिए, उन्हें एक सीईओ होने के नाते साल के $1,20,000 मिलते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर लीजिए, लोगों को हायर मत कीजिए। ज्यादातर सॉफ्टवेयर को वीसी सब्सिडी देते हैं, इसलिए वो लोगों को काम पर रखने के मुकाबले सस्ते होते हैं। आप सीएफओ या अकाउंटेंट के बजाय पायलट या बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पेरोल और बेनिफिट्स को मैनेज करने के लिए गास्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नए कस्टमर्स को फॉलोअप ईमेल भेजने के लिए ज़ापियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप लोगों को काम पर रखे बिना कितना कुछ कर सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे क्योंकि आपको मैनेजर और एचआर के लोगों की भी ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा, रिमोट वर्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए। कोविड-19 महामारी ने साबित कर दिया है कि हम में से ज़्यादातर लोग घर से काम कर सकते हैं। तो आपको सच में एक ऑफिस किराए पर लेने और यूटिलिटीज, इक्विपमेंट, सप्लाईज जैसी चीज़ों के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इस महामारी के बाद घर से काम करने के ऑप्शन को बढ़ा दिया है। चौथा है, काम को आउटसोर्स कीजिए। अभी तो सिर्फ आप और आपके सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, लेकिन जल्द ही आपको फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। उनका कॉस्ट फुल टाइम एम्प्लॉइज़ के मुकाबले काफ़ी कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनती लोगों का गलत फ़ायदा उठाएं। बेशक, आपको फ्रीलांसर्स को अच्छा पैसा देना चाहिए और उनके साथ जायज़ रहना चाहिए। इससे उन्हें घर से काम करने के साथ साथ ये भी फ़ायदा होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकते हैं। इससे वो भी आपसे सीखेंगे और उन्हें खुद एक मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर बनने की आज़ादी मिलेगी। पांचवां, सिलिकॉन वैली को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। सैन फ्रांसिस्को में रहने का खर्च बहुत ज़्यादा है। वहाँ हर रोज़ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और वो बच्चों को बड़ा करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। किसी छोटे टाउन या शहर में अपनी कंपनी बनाना काफ़ी सस्ता पड़ता है और वहाँ कंपटीशन भी कम होता है। ऐसा करने से आप अपनी कम्युनिटी तक भी आसानी से पहुँच सकते हैं। सिलिकॉन वैली में वीसी स्पेकुलेशन और बेट यानी अटकलों और दावों के बेसिस पर लाखों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। लोग फिजूल खर्ची करने वाले बन जाते हैं। मुफ्त का स्वादिष्ट खाना और पूल टेबल जैसी चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जर्नलिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की दी हुई सक्सेस की डेफिनेशन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। बस उस प्रोसेस को करते रहिए जो आपके लिए काम करते हैं और अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करते रहिए। अपने खर्चों पर नज़र रखिए और हमेशा अपने कस्टमर्स की बात सुनिए। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि आप कितने बड़े या अमीर हैं, या आपने वीसी से कितना पैसा इकट्ठा किया है, या आप कितने एम्प्लॉइज़ को काम पर रखते हैं। आपके कस्टमर सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बेहतर हो और आपका बिजनेस लगातार टिका रहे। इसलिए आपको हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए। चीज़ों को अपने कस्टमर के नज़रिए से देखिए। सोचिए कि आप एक कस्टमर हैं और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? ये मेरे लिए ज़रूरी क्यों है? मुझे इससे क्या वैल्यू मिलेगा? अगर आप इस बात पर फोकस करते हैं कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, तो आपकी सेल्स बढ़ेगी और ये आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने एक सही कम्युनिटी ढूंढना सीखा। ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनिए। अपनी नॉलेज शेयर कीजिए और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। दूसरा, आपने ये सीखा कि कम से कम चीज़ें बनानी चाहिए। शुरुआत करने के लिए आपको पैसा, कोड, एम्प्लॉइज़ या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस कीजिए।
जब तक आपका प्रोडक्ट उनके लिए काम करता रहेगा, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है या नहीं। अपने टास्क को एक प्रोसेस में बदलिए और उन्हें ऑटोमेटिक बनाइए। तीसरा, आपने सीखा कि अपने पहले 100 कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए। अपनी फैमिली, दोस्तों और कम्युनिटी से आखिर में अनजान लोगों की ओर बढ़िए। कोल्ड कॉल करने और लोगों से फीडबैक मांगने से डरिए मत। अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए उनके कमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। चौथा, आप जैसे हैं वैसे ही रहकर आपने मार्केटिंग करना सीखा। लोगों को एजुकेट, इंस्पायर और एंटरटेन कीजिए ताकि वो आपको फॉलो करें। एक ईमेल लिस्ट बनाइए और आपसे कुछ भी खरीदने से पहले और बाद में उन्हें लगातार कंटेंट भेजते रहिए। आपकी शेयर की गई कहानियां और लेसन्स लोगों को आपके फॉलोअर्स, कस्टमर्स और लॉयल फैन में बदल देंगे। पांचवां, आपने दिमाग से आगे बढ़ना सीखा। प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अपने खर्चों से ज्यादा कमाना होगा। आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, रिमोटली काम करके और आउटसोर्सिंग करके अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स पर फोकस रखिए। हमेशा इस बारे में सोचिए कि वो क्या चाहते हैं। तो क्या अब आपको समझ आ रहा है कि मिनिमलिस्ट बिजनेस वीसी से पैसा लेने वाली कंपनी से कितना अलग है? यहाँ कम स्ट्रेस होता है और टॉप पर पहुंचने के लिए होड़ नहीं होती। यहाँ पैसा और लोग कभी खत्म नहीं होंगे। आपके पास अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ ऐसे कस्टमर होंगे जो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। साहिल ने आखिर में कहा कि एक मिनिमलिस्ट बिजनेस इस ऑर्डर में बनाना चाहिए: कम्युनिटी, इसके बाद प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट, फिर सेल्स, फिर मार्केटिंग और इसके बाद ग्रोथ। उन्होंने ये भी बताया कि हायरिंग से पहले कल्चर आना चाहिए। लोगों को जॉब पर रखने और उन्हें मैनेज करने में मदद के लिए आपके पास कोर वैल्यूज होने चाहिए। आखिर में साहिल ने इकिगाई के बारे में भी बात की। ये तब होता है जब आपको जो चीज़ पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है और दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब एक बन जाते हैं। मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर बनने से आपको इसे हासिल करने का मौका मिलता है। इस समरी ने आपको वो स्टेप्स सिखाए जो आपको उठाने चाहिए। अब वक्त है शुरुआत करने का।